नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र में आज हम बात करेंगे अपक्षय, वेदरिंग। तो जब हम अनाच्छादन की बात करते हैं, डेनुडेशन की बात करते हैं, तो अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों को शामिल किया जाता है। तो अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है? अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। इसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही विघटित और वियोजित होती रहती है, टूटती फूटती हैं। ये तो है अपक्षय। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें सेले गतिशील शक्तियों के द्वारा, जैसे हिम, वायु, लहर, जल आदि के द्वारा घिसती है, कटती है तथा स्थानांतरित होती है, यानी परिवर्तित होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बोलते हैं अपर्दन। तो अपर्दन तो गतिशील प्रक्रिया है और अपक्षय क्या है? स्थितिक प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती फूटती है। अपक्षय की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं हम: चट्टानों का अपने स्थान पर भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा विघटन व वियोजन से टूटने को अपक्षय कहते हैं। यानी चट्टानों का अपने स्थान पर, चाहे वो भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा अगर विघटित हो रही है, वियोजित हो रही है, तो वो क्या हो गया? अपक्षय हो गया। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो कारक है, सेल संरचना। दूसरा, भूमि का ढाल। तीसरा कारक है जलवायु में भिन्नता। चौथा है वनस्पति का प्रभाव। तो देखिए, पहला सेल संरचना एवं संगठन। सेल की संरचना जैसी होगी उसी प्रकार अपक्षय प्रभावित होगा। रंध्रपूर्ण और घुलनशील खनिजों वाली सेलों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, तथा अगर कोई चट्टान जिसमें रंध्र ज़्यादा है, घुलनशील है, तो उसमें रासायनिक अपक्षय तेजी से होगा। ऊर्ध्वाधर परतों वाली चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा होगा और क्षैतिज परतों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय अधिक होगा। भूमि का ढाल, अगर भूमि पर मंद और न्यून ढाल वाली है तो अपक्षय कम होता है, तथा भूमि का ढाल तीव्र होगा तो अपक्षय ज़्यादा होगा। जलवायु में भिन्नता, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय सक्रिय होता है, जबकि उष्ण और शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपक्षय अधिक सक्रिय होता है। तो जलवायु भिन्नता भी अपक्षय को प्रभावित कर रही है। अगर उष्ण और आर्द्र जलवायु है तो रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होगा, और उष्ण और शुष्क जलवायु है तो यांत्रिक अपक्षय अधिक होगा। वनस्पति का प्रभाव, वनस्पतियां आंशिक रूप से अपक्षय के कारक भी हैं और आंशिक रूप से इसके लिए अवरोधक भी है। वनस्पति विहीन उष्ण प्रदेशों में सूर्य तप की अधिकता के कारण अपक्षय की मात्रा भी अधिक रहती है। तो इस तरह से सेल संरचना, उसका संगठन, भूमि का ढाल, जलवायु में भिन्नता और वनस्पति का प्रभाव अपक्षय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। अब अपक्षय के प्रकार देखो, विघटन व वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक अपक्षय की। तो भौतिक अपक्षय में सूर्यताप, तुषार यानी पाला, फ्रॉस्ट, जल एवं वायु दबाव द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया भौतिक अपक्षय कहलाती है। यानी चट्टानों में जब सूर्य ताप के कारण, जल के कारण, तुषार के कारण अगर चट्टानों का विघटन होता है तो वो होता है भौतिक अपक्षय। अब भौतिक अपक्षय भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें पिंड विच्छेदन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन।
कई बार क्या होता है कि गर्म मरुस्थलों की शैलों में अत्यधिक दैनिक तापांतर होने से वहाँ चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। अत्यधिक दैनिक तापांतर, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा और रात को तापमान 0 डिग्री पहुँच जाता है। तो ये कहाँ होता है? गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में चट्टानों में अत्यधिक दैनिक तापांतर होने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और कालांतर में सेलखंड बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित हो जाती हैं, जिसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है, पिंड विच्छेदन कहा जाता है। तो यह सूर्य तप के कारण होता है। अपशलकन सेलों की ऊपरी परत के गर्म व ठंडी होने से, कभी दिन में गर्म रात को ठंडी, दिन में गर्म रात को ठंडी, तो जो चट्टानों की ऊपरी परत है उसकी पपड़ी हट जाती है। सेलों का छिलकों की तरह अलग हो जाना अपशलकन कहलाता है। जैसे प्याज के छिलके अलग होते हैं ना, उसी प्रकार चट्टाने हैं उसकी ऊपरी पपड़ी अलग हो जाती है, जिसे बोलते हैं अपशलकन बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन, तुषारी अपक्षय फ्रॉस्ट वेदरिंग, बहुत ठंडे क्षेत्रों में निरंतर रूप से पानी का सेलों की दरारों में जमने और पिघलने के परिणाम स्वरूप सेलों का टूटना तुषारी अपक्षय कहलाता है। पानी रात जम गया, चट्टानों में अंदर चला गया, रंध्रों में छिद्रों में चला गया, रात में ठंड में वो जम जाता है और दिन में वो पानी बन जाता है। इस तरह पानी का सेलों की दरारों में जमना और पिघलने के परिणाम स्वरूप चट्टानें कमजोर हो जाती है और टूटती है, इसे बोलते हैं तुषारी अपक्षय। एक होता है दाब मोचन, यानी जब चट्टानों के ऊपर कोई ऊपरी दाब है वो हट जाता है। जब कभी ऊपरी चट्टानों के हटने से निचली चट्टानों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है तो उस निचली चट्टान में चटकनी पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि वो अपने स्थान पर टूट जाती है। इस तरह हो गया दाब मोचन। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सेलों का जल व गैस की सहायता से टूटना, घुलना तथा नए यौगिकों में बदलना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तो रासायनिक अपक्षय में मुख्य रूप से जल और गैसों का योगदान होता है। यह 4 प्रकार का है, 5 प्रकार का। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, सिलिका पृथक्करण, जलयोजन और घोलन। तो रासायनिक अपक्षय के प्रकार है ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुलकर सेल खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कार्बोनेशन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल बनाने से जो इसके संपर्क में आकर चूनायुक्त सेलें तीव्रता से घुल जाती है। सिलिका पृथक्करण, सेलों से सिलिका के अलग होने को डिसिलिकेशन कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में आग्नेय सेलों पर जल क्रिया से सिलिका पृथक हो जाती है। जब चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती है उसे डिसिलिकेशन कहते हैं। जलयोजन, सेल खनिजों में जल के अवशोषण को, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो जल का अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने से उनका भार बढ़ जाता है और वो बिखर जाती है। जैसे बॉक्साइट, फेल्सपोर आदि जल्दी ही जल सोख लेती है। जल सोखने से उनका भार बढ़ जाता है और बिखर जाती है। इसको बोलते हैं जल योजन, हाइड्रेशन। यानी जब चट्टानी खनिजों में जल का अवशोषण कर लेते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। एक होता है घोलन। वर्षा जल सेल पदार्थों से अनेक प्रकार के अम्ल और कार्बनिक तत्वों को घोल लेता है। चट्टानों में घुलनशील पदार्थ होते हैं, जल के संपर्क में आकर घुल जाते हैं, उसको बोलते हैं घोलन बोलते हैं। जैविक अपक्षय, तो वनस्पति द्वारा अपक्षय, जीव जंतु द्वारा अपक्षय, मानव द्वारा अपक्षय। तो जैविक अपक्षय, भूपटल पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति अपक्षय में संलग्न रहते हैं। तो पहला है वनस्पति द्वारा अपक्षय। विभिन्न वृक्षों की जड़ें
चट्टानों में प्रवेश कर उनके कणों को ढीला कर देते, जिससे चट्टानें शीघ्र टूट जाती हैं। जीव जंतु द्वारा पक्ष है, केचुआ, दीमक, चूहे आदि अनेक जीव चट्टानों को असंगठित करते रहते हैं। मानव द्वारा पक्ष है, मनुष्य की कृषि, खनन व निर्माण क्रियाओं द्वारा अपक्षय करता रहता है। तो ये था आपका अपक्षय। धन्यवाद।